प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखिए क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वां ने कर बढ़ा दिए थे। देखिए, वो अपनी शान और शौकत के लिए कर बढ़ाए थे, लेकिन जनता, आम जो जनसाधारण लोग थे वो काफ़ी परेशान थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लुई 16वें ने टैक्स बढ़ा दिए। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल, जो प्रतिनिधि सभा थी जिसके 3 वर्ग थे, की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। ये ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि राजा अपने या सम्राट अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। जो एस्टेट जनरल होती थी, प्रतिनिधि सभा, उसकी बैठक होती थी और उसमें जब प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती थी तो एक टैक्स बढ़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा, 3 एस्टेट जो थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। ध्यान रखें, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। यानी कि नए कर लगाने थे, इसके लिए सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए, यानी कि उनके आवभगत के लिए, वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। वर्साय जो फ्रांस के अंदर है, उसके एक आलीशान भवन को सजाया गया मेज़बानी के लिए, बैठक के लिए। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। देखिए, जो अमीर लोगों का वर्ग और पादरी वर्ग लोगों का वर्ग, ये प्रथम और दूसरा एस्टेट था। तो इन्होंने 300 प्रतिनिधि भेजे, आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। और इनको कैसे बिठाया गया? आमने सामने, पहले स्टेट और दूसरे स्टेट के दोनों प्रतिनिधियों को। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। देखिए, बड़ी नाइंसाफ़ी थी, ये बहुत गलत बात थी। प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के जनप्रतिनिधियों को तो बैठाया गया आमने सामने, बाकी जो जनसाधारण का जो स्टेट था, तीसरा स्टेट, जिसके प्रतिनिधि भी ज़्यादा थे, 600 प्रतिनिधि, उनको खड़ा किया गया और उनके पीछे खड़ा किया गया। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। जबकि देखिए, जो तीसरा स्टेट था, इसमें मतलब कि शिक्षित लोग भी थे, समृद्ध लोग भी थे, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ऐसा किया गया। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। यानी कि तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, वो इन 40,000 पत्रों को अपने साथ लेकर और एस्टेट जनरल के अंदर आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। 3 वर्ग थे, इनमें तीनों में एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, उनके पहले और दूसरे जो वर्ग थे, उनके 300 प्रतिनिधि हैं और तीसरा स्टेट के जनरल के 600 प्रतिनिधि हैं। और तीसरे स्टेट ने ही मांग रखी कि सभी का मतदान करवाया जाए और मतदान के आधार पर निर्णय किया जाए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ये मांग थी तीसरे वर्ग की। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को रूसो ने अपनी जो पुस्तक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रहे, रूसो की पुस्तक है ये, उसने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और यही मांग तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो कर रहे थे। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया
तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। यानी कि तीसरे एस्टेट के लोगों की इस मांग को सम्राट ने अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध जताते हुए और ये वर्ग बाहर चले गया। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, पूरे देश का। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। देखिए, तब उनकी मांग को नहीं माना गया, वो बाहर आ गए विरोध स्वरूप। उसके बाद 20 जून को वो प्रतिनिधि, जो भी तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे, वो वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी कि राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया उन्होंने अपने आप को, तीसरे वर्ग ने, तीसरा जो एस्टेट था उसने, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया, यानी कि जो टेनिस कोर्ट के अंदर जो जमा हुए थे जो प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में, जिसने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि जन्म उनका कुलीन परिवार अमीर वर्ग में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो सामंती विशेषाधिकार, राजाओं से संबंधित जो खास अधिकार वाले जो समाज होते थे, उनको ख़त्म करने पर वो सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है इस शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका, पैम्फलेट लिखी। देखिए, ये जो चित्र दिखाया गया है टेनिस कोर्ट का, जो तीसरा वर्ग है जो यहाँ पर मतलब कि एकत्रित हो रखा है, एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था, यानी कि पूरा फ्रांस के अंदर ये आंदोलन होने की संभावना हो रही थी। पूरा फ्रांस भड़क रहा था इस मामले में। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।